आज के टॉपिक में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन पे बात करेंगे और इस टॉपिक पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स के इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो क्योंकि ये कंडीशन लार्ज एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, रिटेन फीटल मेम्ब्रेन्स या जेर का रुक जाना, जानवर का बच्चा देने के बाद उसकी जेर का रुक जाना, इंग्लिश में उसको रिटेन फीटल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो इस सबसे पहले तो हम लोग इसकी जो वजूहात हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसमें जानवर में जेर रुक जाने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, और लास्टली हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि जानवर की जेर निकालनी चाहिए, जेर नहीं निकालनी चाहिए, जेर जानवर की कितनी देर बाद निकालनी चाहिए, और अगर जेर हाथ से निकाली गई है तो क्या करना चाहिए, और अगर जानवर ने जेर नहीं फेंकी तो क्या करना चाहिए। तो आज का टॉपिक जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा और बहुत सारे फार्मर्स का इसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे फार्मर्स इस टॉपिक पे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैंने आप लोगों को फुली सेटिस्फाई करने की कोशिश की और सब क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश भी की है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग वीडियो से पूरा बेनिफिट हासिल कर सकें। जानवर बच्चा देने के 6 से 8 घंटे तक अपनी जेर फेंक देता है। अगर 24 घंटे तक वो जेर नहीं फेंकता तो उसको रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। जानवरों में जेर की रुक जाने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी वजूहात डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकली देखने को मिलती हैं और वो वाकई लिटरेचर में मौजूद हैं। तो ये 16 वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से जानवर की अक्सर औकात जेर जो है वो रुक जाती है। जानवरों में जेर के रुकने की सबसे पहली वजह जानवर की नस्ल हो सकती है, क्योंकि जानवरों की कुछ ऐसी नस्लें हैं जो ज़्यादा दूध देती हैं, तो उनमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ई, सेलेनियम, दूसरे मिनरल्स और आयोडीन वगैरह की कमी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो जिसकी वजह से उनमें जेर के रुकने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो जानवर कम दूध देने वाले होते हैं, लो प्रोड्यूसर होते हैं, तो उनमें जेर के रुकने के चांसेस भी थोड़े से कम होते हैं। दूसरे नंबर पे जानवर के जो सोने का वक्त है, साल का ऐसा दौरानिया जो मौसम है वो भी अफेक्ट करता है। अगर जानवर बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में बच्चा देता है या बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में बच्चा देता है तो उसमें भी जानवर के जेर के रुकने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जानवर एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस में होता है, तो वो भी जानवर में जेर रुकने का बायस बनती है। तीसरे नंबर पे अगर जानवर की जेस्टेशन लेंथ कम या ज़्यादा होती है तो उस वजह से भी जानवर में जेर रुकने का एक ख़तरा होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक गाय अपना सूए का जो टाइम है वो पूरा करने से पहले ही बच्चा दे देती है, या अपने जो सूए का टाइम है वो पूरा करने के बाद ऊपर ज़्यादा दिन ले लेती है, तो उस केस में भी जानवर के जेर के रुकने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चौथे नंबर पर अगर जानवर में बच्चा देने का अमल मसनूई तरीके से इंजेक्शन के ज़रिए स्टार्ट करवाया जाए तो भी उस जानवर में जेर के रुकने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पाँचवें नंबर पे अगर जानवर का बच्चा हाथ से निकाला जाए या उसके बच्चे की पोजीशन गलत हो गई है, उसको डिस्टोकिया हो गया है, तो इस तरह के जानवरों में भी जेर के रुकने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जानवर की एक्सर्शन हो जाती है, उसका ज़ोर लग चुका होता है, तो वो फिर जेर निकालने के लिए जानवर ज़ोर नहीं लगाता, तो उस वजह से भी जानवर को यूट्राइन एटनी हो जाती है, उसकी बच्चेदानी की हरकत रुक जाती है, तो जानवर की जेर रुक जाती है। छठे नंबर पर अगर जानवर को बच्चा देने के बाद कैल्शियम की कमी हो गई है, उसको मिल्क फीवर हो गया है, सूतक हो गई है, तो उस जानवर में भी जेर जो है रुक जाती है, क्योंकि यूट्रस जो है उसको भी बच्चेदानी को भी हरकत करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चेदानी की हरकत रुक जाती है और जानवर की जेर भी रुक जाती है। और भैंसों में ये अक्सर ये चीज़ जो है वो यूट्राइन प्रोलैप्स या जो जानवर पीछा बाहर निकाल लेता है उसकी भी एक वजह बन जाती है। सातवें नंबर पर अगर गाय या भैंस 2 बच्चे देती है तो इस तरह के जानवरों में भी जेर रुकने के चांसेस होते हैं। 8वें नंबर पर जो जानवर की उम्र है, उसकी एज,
वो भी एक फैक्टर है। अगर जानवर की एज ज़्यादा हो चुकी हुई है और उस तरह के जानवरों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो इस तरह के जानवरों में जेर के रुकने के भी चांसेस होते हैं। 9वें नंबर पर ऐसे जानवर जो बच्चा गिरा देते हैं, तो उन जानवरों में भी जेर का मसला बन जाता है। अगर जानवर 120 दिन के बाद यानी 4 महीने के बाद बच्चा गिराता है, अबॉर्शन करता है, तो इस तरह के जानवरों में 90% केसेस के अंदर जानवर की जेर जो रुक जाती है। 10वें नंबर पर जेर के रुकने का मसला कुछ जानवरों में विरासती होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक गाय भैंस जो है उसमें जेर का मसला बनता है, तो हो सकता है उसके जो आगे बच्चे हों उनमें भी जानवर के जेर के रुकने के चांसेस होते हैं। 11वें नंबर पर अगर जानवर को फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो गया है, मिसाल के तौर पर उसका जिगर है उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में चर्बी जमा हो गई है, ये प्रॉब्लम उन जानवरों में होता है जो बहुत ज़्यादा मोटे ताज़े होते हैं, जिनकी बॉडी कंडीशन बहुत ज़्यादा फैटी होती है। तो इस तरह के जानवरों में बच्चेदानी की हरकत कम हो जाती है। फैटी लिवर जो है वो बच्चेदानी की हरकत को कम कर देता है। तो जब बच्चेदानी की हरकत कम होती है तो उस वजह से भी जानवर की जेर रुक जाती है, उसको RFM का प्रॉब्लम हो जाता है। 12वें नंबर पर अगर जानवर को विटामिन ई और सेलेनियम की कमी है, तो उस जानवर में भी बच्चेदानी की हरकत जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो इस तरह के जानवरों में भी जेर के रुकने का बहुत ज़्यादा मसला होता है। अगर जानवर में विटामिन ई सेलेनियम की ज़्यादती है तो उस जानवर में भी जेर के रुकने के चांसेस होते हैं। 13वें नंबर पर अगर जानवर में विटामिन ए या जो विटामिन ए के प्रिकर्सर्स हैं जिनकी वजह से विटामिन ए बनता है, बीटा कैरोटीन्स की कमी होती है, तो उन जानवरों में भी जेर के रुकने के चांसेस होते हैं, वो जानवर भी जेर फेंकते नहीं हैं। 14वें नंबर पर आयोडीन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अगर इसकी कमी होती है तो जानवरों में स्टिल बर्थ होती है, जानवर मुर्दा बच्चा फेंक देते हैं। तो या कमज़ोर बच्चा पैदा होता है या जानवर के अंदर ही बच्चा मर जाता है और वो मुर्दा बच्चा बाहर फेंकता है, तो इस केस में भी जानवर की जेर रुक जाती है। 15वें नंबर पर जानवर की जो न्यूट्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर जानवर की खुराक अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, तो उसकी जेर रुक जाती है। खुराक में अब जानवर की जो ट्रेस मिनरल्स हैं, मिसाल के तौर पर मैंगनीज़ है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ये सारे मिनरल्स ट्रेस एलिमेंट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चादानी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर इनकी कमी होती है तो जानवर में अक्सर जेर के रुकने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सारी वजूहात में जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह जेर के रुकने की है वो जानवर की जनरल न्यूट्रिशन है, कि जानवर की खुराक कैसी है। अगर उसकी खुराक बेहतर है तो ज़्यादातर केसेस में जानवर बच्चा देने के बाद जेर फेंक देते हैं, लेकिन अगर उसकी खुराक नाकस है, उसमें मिनरल्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, तो इस तरह के जानवरों में अक्सर जेर के रुकने का प्रॉब्लम सामने आ जाता है। लास्टली अगर जानवर स्ट्रेस में है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, जानवर का माहौल अच्छा नहीं है, उसकी मैनेजमेंटल कंडीशंस बेहतर नहीं है, तो इस तरह भी जानवर मैनेजमेंटल कंडीशंस बेहतर ना होने की वजह से भी जानवर में जेर के रुकने का प्रॉब्लम आ जाता है। जेर के रुकने के बाद आप लोगों के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोग ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज़ कर सकते हैं, यूट्रोटॉनिक्स ऐसी दवाइयाँ जो बच्चेदानी की हरकत को ज़्यादा करती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जानवर को कैल्शियम और फास्फोरस, बोन फास्फोरस का जो पाउडर है वो दे सकते हैं, या फिर लास्टली हर्बल प्रोडक्ट्स लाइक यूट्रोसान आती है, तो इस तरह की चीज़ें भी जानवर की जेर के फेंकने में मददगार साबित होती हैं। जानवर की जेर निकालने के बाद उसकी बच्चेदानी के अंदर इंट्रायूट्राइन पैसरीज गोलियां वगैरह लाजमी रखें। जानवर को 3 से 5 दिन तक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन, अच्छी एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दें ताकि उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन डेवलप ना हो। जानवर को दर्द के लिए और मल्टीविटामिन्स का इंजेक्शन दें ताकि बच्चेदानी जल्दी से जल्दी साफ़ हो जाए।
ये सारा कुछ करने के बाद आप लोग जानवर के पैरामीटर्स लाजमी तौर पर नोट करें। मिसाल के तौर पर जानवर की बच्चेदानी से कोई फॉल स्मेलिंग मटेरियल तो नहीं आ रहा, पस तो नहीं फेंक रही, उसको मेट्राइटिस तो नहीं होगी, मिस्टाइटिस तो नहीं होगी, जानवर को किटोसिस का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, या फिर उसको ये चीज़ें एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट का बायस भी बनती हैं, उसको एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी है ताकि जानवर की जो कंडीशन है उसको बेहतर किया जा सके। लास्टली हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि अगर जानवर के अंदर जेर रुक जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, जेर को कितनी देर बाद निकालना चाहिए और जेर कब निकालनी चाहिए, कब जेर नहीं निकालनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब असी जानवर के अंदर हाथ नहीं पवाना हैगा, जानवर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੁਤਨਫਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇਰ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इस चीज़ को मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, आप लोगों को अच्छे तरीके से एक गाइडलाइन दी जाए कि आप लोग उस पर अमल करें और जो जानवर है उसकी वेलफेयर का भी ख्याल रखा जाए और उसकी अच्छी ट्रीटमेंट भी हो और वो अपनी नेक्स्ट जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसमें भी बेहतर परफॉर्म कर सकें। जब एक एनिमल के अंदर रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स का प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी जेर रुक जाती है, तो फार्मर्स को क्या करना चाहिए। पहले नंबर पे तो क्योंकि इस चीज़ में दो तरह के स्कूल्स ऑफ थॉट हैं कि जेर निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। कुछ बुक्स तो कहती हैं कि जानवर के अंदर बिल्कुल हाथ नहीं डालना चाहिए और उसकी जेर नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्योंकि मैंने 7-8 साल फील्ड में काम किया, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जेर निकालने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और जेर ना निकालने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको डिस्कस करूं और आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करूं कि कब जानवर की जेर निकालनी है और कब जानवर की जेर नहीं निकालनी। तो पहले तो हम इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि जानवर की जेर जो है वो कब तक नहीं निकालनी चाहिए। तो जानवर के बच्चा देने के बाद 6 से 8 घंटे के दौरान जानवर नॉर्मली जेर जो है वो फेंक देता है। अगर वो जानवर 24 घंटे तक जेर नहीं फेंकता तो उस चीज़ को हम रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन में काउंट करेंगे कि जानवर की जेर जो है वो रुक गई है। तो अब जानवर की अगर जेर रुक जाती है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अपने जानवर के पैरामीटर्स नोट करें कि जानवर को कोई बुखार तो नहीं है, जानवर का खाना पीना ठीक है और जानवर अगर बार बार बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाता, जानवर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, तो आप लोग उसकी जेर तब तक ना निकालें। क्योंकि नॉर्मली एनिमल्स 2 से 3 दिन बाद भी जेर फेंक देते हैं, कुछ एनिमल्स 7 दिन तक भी जेर फेंक देते हैं। अगर जानवर का खाना पीना ठीक है, उसको कोई बुखार नहीं है और उसकी दूध की प्रोडक्शन ठीक है, तो इसका मतलब है जानवर की जेर जो अंदर रुकी हुई है उसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ, उसके बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए जानवर जो है उसका खाना पीना भी ठीक है, उसकी दूध की प्रोडक्शन भी ठीक है और उसके बाकी पैरामीटर्स भी नॉर्मल है। तो इस तरह की सूरत हाल में आप लोग जानवर की जेर जो है वो हाथ डलवा कर ना निकालें, क्योंकि जानवर नॉर्मली भी 2-3 दिन बाद या 7 दिन तक भी जेर फेंक देते हैं। तो इस एतबार से आप लोग जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको भी मद्देनज़र रखें। अगर तो आप लोगों का जानवर गर्मियों के मौसम में बच्चा देता है और उसकी जेर रुक जाती है, तो गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होने का ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो पुट्रीफेक्शन का अमल है, जो गलने सड़ने का अमल है, उसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और जानवर 24 घंटे के बाद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको बुखार हो जाता है, खाना पीना छोड़ देते हैं, जानवर बार बार जोर लगाता है। तो इस तरह की कंडीशन में आप 24 घंटे के बाद जानवर की जेर जो है वो निकलवा दें। तो अगर जानवर के पैरामीटर्स नॉर्मल है तो आप लोग वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में पुट्रीफेक्शन का जो अमल है, गलने सड़ने का जो अमल है, उसकी रफ्तार काफ़ी कम होती है, तो आप लोग 2 से 3 दिन तक भी वेट कर सकते हैं।
तो इस कंडीशन में मैं आप लोगों को इस तरह गाइड कर सकता हूं कि आप लोग अपने जानवर के पैरामीटर्स नोट करें। जब तक जानवर के पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और उसका खाना पीना बिल्कुल ठीक है, उसकी प्रोडक्शन ठीक है, तो आप लोग जानवर की जेर ना निकलवाएं, तो क्योंकि नॉर्मली भी जानवर जेर फेंक देता है। तो दूसरी बात कि जानवर की जेर कब निकालनी चाहिए और जेर निकालने के बाद आप लोगों को क्या प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करनी है। अगर जानवर के पैरामीटर्स नॉर्मल नहीं हैं, मिसाल के तौर पर जानवर खाना पीना छोड़ देता है, उसको बुखार हो जाता है, उसकी दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जानवर बार बार जोर लगाता है, टेनिसमस का शिकार होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि भैंसों में अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब भैंस बार बार जोर लगाती है तो वो अपना पीछा जो है वो अपनी बच्चेदानी वो भी साथ ही जेर के बाहर निकाल देती है, तो उसको प्रोलैप्स का प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि एक बहुत ही इमरजेंसी और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अगर उसको आप लोग 1-2 घंटे के अंदर अंदर मैनेज नहीं करते तो जानवर के एक्सपायर होने का भी खदशा होता है और जानवर की जो नेक्स्ट प्रोडक्टिव लाइफ है, उसकी फर्टिलिटी है, वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो आप लोगों ने पैरामीटर्स नोट करने हैं। अगर जानवर का खाना पीना कम हो रहा है और उसको बुखार हो रहा है और उसकी जो बच्चेदानी है उससे फाउल स्मेलिंग बदबूदार पानी आ रहा है, तो आप लोग कोशिश करें कि किसी अच्छे वेटनेरियन को या अच्छे एक्सपर्ट टेक्नीशियन को बुलाकर जानवर की जेर निकलवा दें। अब जेर निकालने के बाद आप लोगों ने कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी है। कोशिश करें कि जेर निकालने के बाद जानवर की बच्चेदानी यूट्रस के अंदर जो इंट्रा यूट्राइन एंटीबायोटिक्स या पैसरीज होती हैं वो लाजमी रखें, क्योंकि जो लोकल एंटीबायोटिक्स की मौजूदगी होगी वो यूट्रस के अंदर बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन को रोकेगी और जानवर की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ आप 3 से लेकर 5 दिन तक एंटीबायोटिक का शॉट, अच्छी एंटीबायोटिक आप लोग यूज़ करें, अच्छी एंटीबायोटिक का शॉट लाजमी दें ताकि जानवर को इन्फेक्शन ना हो और जानवर को मेट्राइटिस या पेरीमेट्राइटिस या एंडोमेट्राइटिस या पायोमेट्रा ना डेवलप हो। क्योंकि अगर जानवर की जेर, वैसे भी अगर जानवर की जेर रुक जाती है और इसको इन्फेक्शन होता है तो उसकी जो पूरी लैक्टेशन है, उसका जो पूरा सुआ है जानवर का, उसका दूध कम हो जाता है और दूध कम होने के साथ साथ जानवर की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, जानवर की जो आगे सोने की कैपेबिलिटी है, जानवर की आगे जो बच्चा देने की कैपेसिटी है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। कुछ जानवर रिपीट ब्रीडर हो जाते हैं, वो बार बार जानवर जो है वो फिरना शुरू कर देते हैं, जानवर को बीज रखवाते हैं, वो जानवर इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होते। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप लोग 3 से 5 दिन तक एंटीबायोटिक यूज़ करें और साथ में बच्चेदानी के अंदर लाजमी एंटीबायोटिक पैसरीज रखें। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊं कि हम लोग, क्योंकि मुझे 7-8 साल हो गए हैं फील्ड में काम करते हुए, तो ऐसे एनिमल्स जिनमें जेर का प्रॉब्लम होता है या प्रोलैप्स का प्रॉब्लम हो जाता है, तो जब उसका प्रोलैप्स जो पीछा है वो रिड्यूस करते हैं, उसको अंदर करते हैं और जेर निकालते हैं, तो उसके अंदर एंटीबायोटिक्स पैसरीज लाजमी रखते हैं। और जानवर के सोने के 1 महीना बाद जब उसकी जो बच्चेदानी है उसका साइज़ छोटा हो जाता है, जब यूट्राइन इन्वोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है 30 से 35 दिन के बाद आप लोग इंट्रा यूट्राइन एंटीबायोटिक लाजमी रखें। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका ये फ़ायदा होगा कि जब जानवर दोबारा हीट में आता है तो उसकी जो तारें होंगी वो बिल्कुल साफ़ होंगी, बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और जानवर जो है वो रिपीट ब्रीडर नहीं होगा, जानवर बार बार फिरेगा नहीं। वो पहली दफ़ा ही बीज रखने पे या पहली दफ़ा ही मेटिंग करवाने पे जानवर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने 7-8 साल की फील्ड के दौरान ये चीज़ देखी है कि अगर आप लोग 30 से 35 दिन के बाद जब जानवर की बच्चेदानी का साइज़ बिल्कुल छोटा हो जाता है तो उसमें आप लोग इंट्रा यूट्राइन एंटीबायोटिक रखवा दें, तो उससे जानवर की जो नेक्स्ट प्रोडक्टिव लाइफ है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो एंडोमेट्राइटिस, जो क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस है, उससे बच जाते हैं। अब एक और पॉइंट जो कि
जानवर की जेर ना निकालने से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और जानवर की जेर निकालने के बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो पहले नंबर पे तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जानवर की अगर जेर नहीं निकालते तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर जानवर की जेर नहीं निकालते तो मैंने पिछले महीने के अंदर ही 1 महीने में मैंने 3 केसेस ऐसे देखे हैं जो जेर ना निकालने की वजह से जानवरों में टेटनस का प्रॉब्लम हो जाता है और जानवर टेटनस, जिस जानवर को टेटनस हो जाती है उसकी यकीनी तौर पर अगर इनिशियल स्टेजेस में आप लोग उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते तो उसकी यकीनी तौर पर मौत वाक़ई हो जाती है। तो इस सूरत हाल में जानवर ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि जानवर अगर उसकी थोड़ी सी जेर बाहर मौजूद है और जानवर गोबर करता है, नीचे बैठता है, तो जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया है, जो टेटनस का बैक्टीरिया है, वो जानवर के गोबर के अंदर ही मौजूद होता है। तो वो बैक्टीरिया जेर के ज़रिए, कंटेमिनेशन के ज़रिए अंदर चला जाता है और क्योंकि बच्चादानी के अंदर एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं होती, तो उधर इन्फेक्शन डेवलप होकर जानवर को टेटनस हो जाती है। और ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है। मैंने पिछले महीने में 1 महीने में 3 गायें ऐसी देखी हैं जिनको टेटनस हुई और उनकी एक्सपायरी होगी। उसके बाद अगर जानवर की जेर नहीं निकालते तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं जानवर को। एक तो मेट्राइटिस, एक्यूट मेट्राइटिस या परपरल मेट्राइटिस का खदशा हो जाता है। जानवर की बच्चा देने के 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ही जानवर बीमार हो जाता है और उसकी बच्चेदानी के अंदर पीप पड़ जाती है, तो पस पड़ जाती है, जानवर को बुखार हो जाता है, खाना पीना छोड़ जाता है। ये परपरल मेट्राइटिस की निशानियां होती हैं। और जानवर की जो बच्चादानी है वो बच्चादानी से फाउल स्मेलिंग मटेरियल फेंकता है, पानी जो पस टाइप पानी फेंकता है और बहुत ज़्यादा बदबूदार पानी होता है। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस है। और अगर जानवर को परपरल मेट्राइटिस नहीं होती और जानवर की जेर जो है वो गल सड़ के निकल जाती है तो उसको बाद में पायोमेट्रा होने का खदशा होता है कि जानवर खाता पीता तो ठीक है, उसकी दूध की प्रोडक्शन भी किसी हद तक ठीक रहती है, लेकिन जानवर की जो बच्चादानी है उसके अंदर पीप जो है वो इकट्ठी हो जाती है और उसका साइज एक फुटबॉल जितना हो जाता है। 3-4 लीटर पीप जो है पस जानवर की बच्चादानी के अंदर मौजूद रहती है। इस कंडीशन को पायोमेट्रा कहते हैं। और अगर जानवर इस कंडीशन से भी बच जाता है तो कुछ जानवरों में जो जेर नहीं निकाली जाती तो उसको क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है कि जानवर की बच्चादानी का साइज़ भी तकरीबन नॉर्मल हो जाता है, छोटा हो जाता है और जानवर खाता पीता भी ठीक है, लेकिन जानवर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी बच्चादानी के अंदर एक क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। उसकी जो बच्चादानी की दीवार है उसमें एक क्रोनिक इन्फेक्शन होने की वजह से जानवर की जो प्रेगनेंसी होने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। अब अगर जानवर की जेर निकालते हैं तो उसके बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर जेर निकालने वाला बंदा एक्सपर्ट नहीं है, वो ठीक तरीके के साथ जानवर की जेर नहीं निकालता, जो क्रंकल्स और कॉटिलिडन्स है उनको अच्छे तरीके से अलहदा करके जेर नहीं निकालता, तो जानवर की जेर कुछ हिस्सा जो है वो अंदर ही रह जाता है और कुछ हिस्सा बाहर निकलता है और वो भी जानवर की जेर जो है वो गल सड़ के बाहर निकलती है। तो उस सूरत हाल में भी जो मैंने पहले कंडीशंस बताई हैं, मिसाल के तौर पर परपरल मेट्राइटिस या मेट्राइटिस होने का खदशा होता है, पेरीमेट्राइटिस होने का खदशा होता है कि जानवर की जो बच्चादानी के साथ पड़े हुए अज़ा हैं उनकी भी सोजिश हो जाती है और ये भी एक बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और इसमें भी अक्सर जानवरों की एक्सपायरी हो जाती है। और ऐसे जानवर जिनमें मेट्राइटिस का प्रॉब्लम होता है उनको बाद में मेस्टाइटिस, किटोसिस और एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत कॉमन होता है। तो जब जेर निकाली जाए तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जेर एक्सपर्ट बंदे से निकलवाई जाए और जो जेर निकालने के बाद की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचने के लिए आप लोग एक तो बच्चादानी के अंदर एंटीबायोटिक पैसरीज या गोलियां वो लाजमी रखवाएं और साथ में उसको 3 से 5 दिन तक एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट लाजमी दें ताकि बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन डेवलप ना हो और जानवर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का शिकार ना हो। और कोशिश करें कि जानवर को 20 से 25 या 30 दिन तक, गाय में तकरीबन 25 दिन बाद और भैंस में तकरीबन 30 से 35 दिन के बाद आप लोग इंट्रायूट्राइन एंटीबायोटिक लाजमी बच्चादानी के अंदर लाजमी दवाई रखवाएं, उसकी सफाई करवाएं ताकि जब जानवर पहली दफ़ा हीट में आता है तो उसको पहली दफ़ा मेटिंग या बीज रखने से जानवर
प्रेग्नेंट हो जाए वो बार बार रिपीट ना हो। उम्मीद है आप लोगों को आज की डिस्कशन पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा फार्मर्स के इस बारे में क्वेश्चंस भी थे। डॉक्टर साहब, जानवर की जेर रुक जाए तो क्या करना चाहिए, और जब जानवर की जेर निकलवाई जाए तो क्या करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडलाइन मिले और आप लोग इस पर अमल करके जानवरों की जो हेल्थ है उसको भी बेहतर कर सकें, और जो आपका बेनिफिट है वो भी आप लोगों को मिल सके। क्योंकि अगर आप लोगों ने जानवर रखा हुआ है और वो जानवर आपको दूध नहीं देता, आगे बच्चा नहीं देता, तो फिर ये बिज़नेस करने का, ये कारोबार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप लोग अपना ही नुकसान करते हैं। तो अगर आप लोग टाइमली जानवर की ट्रीटमेंट करके उसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है उसको भी सेव कर लेंगे और उसकी जो प्रोडक्शन है उसको भी सेव कर लेंगे, तो यही आप लोगों की एक सक्सेस है। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद इस तरह की डिस्कशंस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।